देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टील के इंट्रोडक्शन के सवाल कराऊंगा। टोटल 39 एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं और स्टील के बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू देखने के लिए आप स्टील की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। तो ये जो 4 सेक्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें सेंट्रॉइड जो है वो सेक्शन से बाहर चला जाता है। तो ऐसा होता है एंगल सेक्शन में, एल शेप का ये होता है और अपनी इस शेप की वजह से इसका सेंट्रॉइड जो है वो बाहर चला जाता है। आई सेक्शन में सेक्शन के अंदर ही रहता है, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, और टी में भी अंदर ही रहता है, या तो वेब में रहेगा या फ्लैंज में, लेकिन बाहर नहीं जाता है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट्स अबाउट। तो अगर आपको माइल्ड स्टील की डेंसिटी मालूम है तो ये सवाल आसान हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी को हम पर मीटर क्यूब में ही देखते हैं और जो पर मीटर क्यूब है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्योंकि इसकी डेंसिटी 7850 केजी पर मीटर क्यूब होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके पर मीटर क्यूब में इतना किलो वजन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा और यही होती है स्टील की डेंसिटी, स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है। As per IS codes, the minimum characteristics yield strength for hot rolled high yield deformed bars is। तो हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार जो होती हैं, जिन्हें हम HYSD बार भी बोलते हैं, उनमें मिनिमम वाला बताना है। तो उनकी शुरुआत होती है 415 से, FE 415, और इसके बाद FE 500 है, और फिर होते और भी हैं, 550 भी होता है, 600 भी होता है। तो मिनिमम के लिए पूछा है तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। और इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, FY से जिसे दिखाते हैं, वो यही नंबर होता है जो इसमें लिखा होता है, 415 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्टील इज़ अ डैश मटेरियल। स्टील कैसा मटेरियल होता है? टोटली इलास्टिक, टोटली प्लास्टिक, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो स्टील देखिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि ये सेपरेटली इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती हैं बल्कि प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये इसका ग्राफ देख के समझ में आता है। पहले शुरुआत में इसमें एक इलास्टिक रीजन बनता है जहाँ पर ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और उसके बाद ये प्लास्टिसिटी वाले गुण दिखाता है अपने अंदर। तो इसलिए ये इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहलाता है। ठीक, दोनों रेंज में बिहेव करता है। और FY जो है ये इसमें इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, और FU जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिफर्ड फॉर अ कॉलम। तो ये जो लिखे हुए यहाँ पर ये सारे बीम हैं, IS, LB, MB, WB और HB। IS तो इंडियन स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B इसमें बीम को कर रहा है, और बाकी जो बीच में है, जैसे L है तो लाइट है, M है तो मीडियम है, इस तरह से WH वाइड फ्लैंज और हैवी। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम होते हैं, इनको हम कॉलम के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉलम जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बीम के, तो इसलिए ये वाला बीम कॉलम के तौर पे यूज़ किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टील इज़ नॉर्मली आइडेंटिफाइड बाय। क्वालिटी को किससे डिफाइन करते हैं स्टील की? तो अभी आपको समझाया था कि यील्ड स्ट्रेंथ से देखते हैं, स्टील में यील्ड से देखते हैं, और कंक्रीट में हम अल्टीमेट से देखते हैं। ये मैंने आपको RCC की वीडियो में भी बताया था। अकॉर्डिंग टू IS 800, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन। तो ये हम IS कोड में देखते हैं कि कौन सा किस में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कैटेगरी बन रखी हैं लिमिट स्टेट में, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। उसी को यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी बोला गया है। तो जो यहाँ पर सबको डिस्कस नहीं करेंगे, बस उनको देखेंगे जो हमारे काम के हैं, उन्हें मैंने अंडरलाइन कर रखा है। तो जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में आता है, जबकि जो ये बाकी के 3 हैं, क्रैक ड्यू टू फटीग, कोरोजन और फायर, ये सर्विसिबिलिटी में या कि फिर ड्यूरेबिलिटी में आते हैं। तो ब्रिटल फ्रैक्चर जो है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ये लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी में कंसीडर नहीं किया जाता है। डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो स्टील का कोड पूछा गया है, दैट इज IS 800 2007। एक और होता है जो इसका पहले वाला था, IS 800 1984,
ठीक है, वो WSM पे बेस्ड था। ये देख सकते हैं IS 800 इज़ एन इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। माइल्ड स्टील का जो अपना कोड है उसको मैन्युफैक्चर करने का वो अलग है, HYSD का है जो वो अलग है, और स्टील डिज़ाइन का है वो ये वाला है। ठीक है, इन तीनों को भी मैंने RCC की वीडियो में डिस्कस किया था। सो द अर्लियर रिवीजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड वाज डन इन ईयर 1984, जब पहले था जो WSM पे बेस्ड था, और लेटेस्ट आया था 2007 में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील इज़ नोन एज, तो बेसिक स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो माइल्ड स्टील होता है। द डेंसिटी ऑफ स्टील में बी टेकन एज, तो डेंसिटी हम जानते हैं, अगर हमको एक फॉर्म में भी मालूम है तो हम बदल सकते हैं उसको। तो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, तो यहाँ पर क्विंटल में दे रखा है, तो kg को क्विंटल में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 7850 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 78.5 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। The coefficient of thermal expansion of structural steel is taken as 12 into 10 raised to the power -6 per डिग्री सेल्सियस। चलिए यहाँ पर थोड़ा और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं स्टील की, और इसमें लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड, यानी कि स्टील का अगर ग्रेड बदलता भी है तब भी इन प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि यूनिट वेट हो गया या यूनिट मास हो गया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब इसको कई जगहों पर 200 गीगा पास्कल भी लिख लेते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। पॉइजन्स रेशो इन जनरल तो हम 0.3 लेते हैं जो इलास्टिक रेंज वाला होता है, पर कभी कभी प्लास्टिक रेंज वाला भी पूछ लिया जाता है तो वो 0.5 होता है, क्योंकि ये इलास्टो प्लास्टिक मटीरियल है। तो इसकी दो रेंज हैं, तो पॉइजन्स रेशियो भी अलग अलग होता है इलास्टिक रेंज में और प्लास्टिक रेंज में। सो 0.3 इलास्टिक रेंज में और 0.5 प्लास्टिक रेंज में। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी आज तक पूछी नहीं गई पर पूछी जा सकती है, कोड में है। सो 0.769 इंटू 10⁵ और यूनिट सेम है न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसको भी आप गीगा पास्कल में बदल सकते हैं। गीगा पास्कल में ये लगभग अगर हम इसको 77 ही पढ़े तो 77 गीगा पास्कल आएगा ये लगभग। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो अभी हमने देख लिया था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ध्यान रखनी है। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज, तो क्या इंडिकेट करता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। यंग्स मॉड्यूलस यही तो बताता है कि कितना इलास्टिक मटेरियल है ये। मोर इलास्टिक आंसर होगा जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। बाकी कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम्स आर डिनोटेड एज ISWB, ऑप्शन में नहीं है तो डी होगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे बीम हैं जो हम पढ़ते हैं, जो हमें मालूम होने चाहिए। जूनियर है, लाइट है, मीडियम है, हैवी है और वाइड फ्लैंज है। तो वाइड फ्लैंज को हम ISWB से दिखाते हैं। तो एक तो ये पूछा जाता है, और एक इसमें ये पूछा जाता है कि कितने बीम हैं टोटल। इंडियन स्टैंडर्ड में तो 5 हैं ये। ठीक है, नंबर भी पूछे जाते हैं, नंबर और फुल फॉर्म दो चीज़ें पूछी जाती हैं। द स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज, तो स्टील का फ़ायदा ये होता है कि इसमें इसका जो यूनिट वेट है वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पर यूनिट वेट ज़्यादा होती है, जिसको ऑप्शन ए में लिख रखा है यहाँ पर कि स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। इसको हम आसान भाषा में समझे तो यही इसका मतलब है कि कम यूनिट वेट में भी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। एज पर स्पेसिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड, तो ये आपको बताया था कि वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो ऐसी थी कि उन पर ग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। तो यूनिट मास हो गया, यंग्स मॉड्यूलस हो गया, पॉइजन्स रेशियो हो गया, ये सारे थे वहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। इनमें से ऐसा ये तो सारी हैं मतलब जिन पे ग्रेड से फ़र्क नहीं पड़ता। ये रही। विद अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स, तो देखिए ये बड़ा सिंपल सा रूल है, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और कार्बन बढ़ने के साथ जो है वो हार्डनेस, स्ट्रेंथ और ब्रिटलनेस इनको बढ़ाता है।
ब्रिटलनेस बढ़ने से मतलब है कि नाजुक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। डक्टिलिटी कम होती है। रिवर्स, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार्स आर डिनोटेड एज, तो यहाँ पर भी फुल फॉर्म है, ISST होता है इसका। तो ये रहे टी बीम के, ISJT में जूनियर है, NT में नॉर्मल टी है, H में वाइड फ्लैंज है, S में लॉन्ग लेग्ड है और L में लाइट टी है। तो ये S वाला पूछा गया है, खासकर जिन पे स्टार लगे हुए हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। और 5 तो ये हो ही गए, ये हम देख ही सकते हैं टोटल नंबर। According to Indian standard, the Poisson's ratio of structural steel is usually assumed to be 0.3. Option C. Most appropriate hot rolled Indian standard section for steel girder is, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो ISMB माना जाता है, मीडियम वाला। ISHB 600 इंडिकेट्स, तो जब इसके आगे ये नंबर लिख दिया जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इसकी डेप्थ को इंडिकेट करता है। ये एक टेबल है प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें आप देख सकते हैं पहले कॉलम में तरह तरह के सेक्शन लिखे हुए हैं और सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में डेप्थ लिखी हुई है उनकी। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम का नाम है उसमें जो नंबर है वो आगे उसकी डेप्थ में भी आ रहा है और उतने उसकी डेप्थ हो रही है वहाँ पे। जैसे पहला ही देख लीजिए ISWB 600 है, तो 600 उसकी डेप्थ हो गई। तो इस तरह से सब में होता है। ऑप्शन डी सही होगा। When a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as, तो जब ये कॉन्टैक्ट वाला केस आता है तो इसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेस। यानी जब दो चीज़ें कांटेक्ट में हों और तब एक दूसरे पे कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पे प्रेशर लगाए। जैसे अगर कोई प्लेट है उसमें अगर हम कोई रिवेट इंस्टॉल करें, ड्राइव करें, तो वहाँ पर बेरिंग स्ट्रेस आती है। और भी स्ट्रेसेस आती हैं पर बेरिंग भी आती है, और वो वहाँ पर आती है बेरिंग वाली जब जहाँ पर रिवेट और प्लेट कांटेक्ट में रहती हैं। तो ये एक किस्म का कांटेक्ट प्रेशर है या कांटेक्ट स्ट्रेस है। द कार्बन कंटेंट इन स्टील वेरीज इन जनरल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए माइल्ड स्टील के लिए जो कार्बन कंटेंट है वो 0.15 से लेके 0.30 होता है, ठीक है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही होगा। हालांकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन है, लेकिन आंसर की में ये ऑप्शन बी दे रखा है और काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि रेंज में तो आ ही रहा है। पर जो करेक्ट है वो ये वाला है 0.15 से लेके 0.3, इसको आधार मान के आपको अपना आंसर देना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड रिकमेंडेड बाय IS 800 फॉर असेसिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन। ये भी कोड से ही उठा रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पूछा हुआ कि कौन सा नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी में, तो डिटर्मिनिंग द लिमिटिंग टेम्परेचर वाला है यहाँ पर, पहले में देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर सिंगल टेस्ट इन अकॉर्डेंस वाला, और इसके बाद मेथड अवेलेबल इन स्पेशलिस्ट लिटरेचर, ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस बेसिक समझेंगे। तो ऑप्शन A, C और D ये वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नहीं है इसमें वो ये B वाला है, बेस्ड ऑन प्रीवियस केस स्टडीज़ इन द लोकल एरिया। ऑलराइट, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू, बीम जो है वो 5 सीरीज में क्लासिफाइड है, 5 आ जाएगा यहाँ पर। रोल्ड बीम्स आर यूज्ड फॉर स्पान, कहाँ से कहाँ तक, इसका आंसर होता है 1 से लेके 30 मीटर तक। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज, तो एंगल सेक्शन जो है ये 2 कैटेगरी में आते हैं और उन दोनों में भी जो एक कैटेगरी है उसमें इक्वल और अनइक्वल को रखा जाता है, ठीक है। तो इक्वल अनइक्वल आ गए एक में और एक बल्ब वाला आ जाता है अलग से, ठीक है। तो ये 3 हो गए कुल मिला के, लेकिन ये सारे जो लिखे हैं ये सब सही हैं एंगल सेक्शन के रिगार्डिंग। रोल्ड स्टील बीम्स आर, रोल्ड स्टील बीम्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं कि रोल्ड स्टील बीम आर यूज टू रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, जब हम इनको बीम के तौर पे यूज़ करते हैं तो तब ये बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं, ऐसा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। जब हम इनको कॉलम के तौर पे या स्ट्रट्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। और टेंशन मेंबर के तौर पे यूज़ करेंगे या जो टाई बोलते हैं जिसे हम,
तो तब ये टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों लिखे हुए हैं ए, बी और सी में, तो इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। यानी बीम्स को, जो रोल्ड स्टील बीम्स हैं, सारे आ जाते हैं इसमें, जो भी हम तरह तरह के पढ़ते हैं, वाइड फ्लैंज, हैवी, मीडियम, तो इनको हम तीनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रेलेवेंट स्टैंडर्ड फॉर माइल्ड स्टील प्लेन बार टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट? तो माइल्ड स्टील के लिए जो कोड होता है वो होता है IS 432। डैश इज द क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। तो सबसे इम्प्योर फॉर्म जो होती है वो सबसे पहले होती है, जो जब हम उसको निकालते हैं तो एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं से, खदान से या उसके अयस्कों से, तो वो होता है पिग आयरन, कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्प्योर फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, माइल्ड स्टील तक लेके जाते हैं, कार्बन कंटेंट वगैरह बदलता है और भी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटर्मिन द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील? तो बेंडिंग जो है वो, बेंडिंग जो शब्द है इसके लिए फ्लेक्सर यूज़ किया जाता है वैसे इन जनरल, तो आप इसी के आधार पे भी आंसर दे सकते हैं कि फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए यूज़ किया जाएगा। मिनिमम इलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील एंड HYSD बार्स। तो ये दोनों, इन दोनों की जो अपने अपने कोड हैं, माइल्ड स्टील का जो अपना कोड है IS 432 वाला, पार्ट 1 है एक्चुअली, ये पार्ट 2 भी आता है इसमें, तो इसमें इलोंगेशन के बारे में बात कर रखी है। तो माइल्ड स्टील के लिए इलोंगेशन जो है वो 23% लिया जाता है मिनिमम, और इसी तरह से जो HYSD का कोड है उसमें भी उसके इलोंगेशन की बात कर रखी है, दैट इज़ 14.5% मिनिमम। ठीक, तो 23 और 14.5 ये है माइल्ड स्टील और HYSD में मिनिमम इलोंगेशन। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज़, माइल्ड स्टील का पूछा गया है तो कितना था, 0.15 से लेके, ठीक है, और 0.3 तक, तो लगभग लगभग उस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, लेस देन 0.25। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील इज़, तो स्ट्रक्चरल स्टील और माइल्ड स्टील में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, माइल्ड स्टील में ही थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उसे स्ट्रक्चरल स्टील बना दिया जाता है, तो ऑलमोस्ट सेम होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है। 0.15 से 0.3 जो है वो इसी रेंज में आ रहा है लगभग। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज अज्यूम्ड टू बी, तो कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 200 लिखा हुआ है और 200 के आगे किलो भी है, 2 जीरो वहाँ से आई 200 से और 3 जीरो किलो से आ गई, तो हो गया 10⁵. ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू, तो अब यहाँ पर रॉट और कास्ट आयरन दोनों का देख लेते हैं। रॉट आयरन का होता है 0.15%, ये सबसे कम होता है इसमें, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की, और कास्ट आयरन जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, 2 से लेकर 4% इनके कंपेयर में, मतलब तो 0.15% होगा। सिंपल क्वेश्चन। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज़, माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई तो नहीं कर रखा कि कौन सा वाला माइल्ड स्टील है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जब हम कोड में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें सेक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन जनरल इनको लेके चलें, जो 410 वाले तीनों हैं, उसके बाद के भी हैं जो ये, तो हम यहाँ पर एक जनरल रेंज देखते हैं कि 410 से लेके 540, 570, 590 ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। तो ये इनको हम इन जनरल, इसको जो एवरेज जब हम लेते हैं तो ये 450 के लगभग आता है, 450 मेगापास्कल, अगर हमको एवरेज देखना हो कहीं पे। और यहाँ पे तो खैर रेंज में ही दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल रेंज जो है वो यही है, 420 से लेके 540। यहाँ पर केजी में है, फिर सेंटीमीटर भी है, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो 10 का डिफरेंस आता है इसमें, यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर को जब हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड लोड्स आर गिवन इन, स्टैंडर्ड लोड किस में दिए जाते हैं, IS 875 में। और आप देख सकते हैं इसमें 5 कैटेगरी बन रखी हैं, अंदर पार्ट बन रखे हैं। तो पहला पार्ट है, उसमें डेड लोड आता है, सेकंड में लाइव लोड आता है जिसको हम इम्पोज्ड लोड भी बोल देते हैं, थर्ड में विंड आता है, फोर्थ में स्नो आता है, और फिफ्थ में आता है स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन।
तो ये अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। IS 875 ध्यान रखना है। IS 800 2007 इज़ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये? तो ये होता है लिमिट स्टेट मेथड पे, ठीक है। ये एक रिसर्च पेपर है, ये नहीं है, ये उससे थोड़ा सा ले रखा है छोटा सा। तो एक रिसर्च पेपर है, SS पाटिल जो प्रोफेसर हैं इन्होंने दिया था ये। इसमें इन्होंने कंपैरिजन बताया था 1984 वाले में और 2007 वाले में। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो IS 800 2007 है ये लिमिट स्टेट पे बेस्ड है, और जो 1984 वाला था वो इलास्टिक मेथड पे बेस्ड था। इलास्टिक मेथड से मतलब यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस से है, और लिमिट स्टेट जो है इसको हम प्लास्टिक भी बोल देते हैं, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस को हम इलास्टिक और लिमिट स्टेट को प्लास्टिक भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। अकॉर्डिंग टू IS 800 2007 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्नड बाय यील्डिंग इज। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा हुआ है। ये एक टेबल है IS 800 2007 में, टेबल नंबर 5। इसमें अलग अलग चीज़ों के लिए दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी तो मैंने एक ही सवाल लिया है, बाकी इसमें रिवेट वेल्ड के सवाल भी रहते हैं आगे, तो वो इसी टेबल से पूछे जाते हैं। तो पहला ही जो इसमें पॉइंट है, रेजिस्टेंस गवर्नड बाय यील्डिंग। सो इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.10, सबसे पहली रो है जो वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, ये थे 39 MCQs, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।